अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, हमारी चाय भी आ चुकी है, सुबह का आगाज भी हो चुका है और गुड मॉर्निंग आज का ये शो लेके मैं और ओवेस आ चुके हैं आपके साथ में ढेर सारी बातें करने के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए कि आज सियासत में क्या हो रहा है और साथ साथ आज का हमारे शो का जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज का हमारे शो का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हम सबसे रिलेटेड है, वो हम सबसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सब जो हैं वो सेलफोन यूज करते हैं। और सेलफोन के बारे में अगर बात की जाए तो सेलफोन एक ऐसी सेंसिटिव चीज है सबके लिए कि जो सबके पास होना बड़ा लाजमी है। उसके बगैर आप देखें हर शख्स बड़ा परेशान रहता है कि यार मेरा सेलफोन नहीं मिल रहा, मेरा सेलफोन का। हम सब मेरे ख्याल में एक घंटे में कोई 10 बार तो अपना सेलफोन जरूर देख रहे होते हैं कि जी हमारे सेलफोन पे किसका मैसेज आया और किसकी जो है वो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। तो ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जहां पर इसके बहुत सारे फायदे हैं वहां पर इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। और नुकसानात के हवाले से अगर बात करूं सबा, मैं थोड़ी सी तो नुकसानात खास तौर पर बच्चों में देखने में सामने आए, बड़े तो फिर भी किसी हद तक टैकल कर लेते हैं। जो बच्चे नशोनुमा पा रहे होते हैं यानी बड़े हो रहे होते हैं, वो अगर डिजिटल डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जहनी नशोनुमा के साथ साथ उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं या फिजिकल नशोनुमा है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक तो ये भी कहा गया है कि ये बिल्कुल एक नशे की तरह है। जिस तरह आप कोकेन या अफ्यून का नशा करते हैं उसी तरह बिल्कुल डिजिटल डिवाइसेस भी आपको नशे का आदी ही बना देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे, और डिपेंड करता है। अगर आपको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सेल फोन यूज़ करें, आपको लगता है कि नहीं आपका काम ऐसा है, आपके काम की जो नौयत है वो ऐसी है कि आपको सेल फोन यूज़ करना है। जैसे कि हम लोग स्पेशली जो लोग न्यूज़ में होते हैं, जिनका ताल्लुक न्यूज़ से होता है, उनको बार बार नोटिफिकेशंस देखने पड़ते हैं। बार बार हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जी ट्विटर पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे कौन सी खबर जो है वो सामने आई है, तो हम बार बार मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर हम अपने सोशल साइट्स को अपडेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रोइंग किड्स हैं, मेरे ख्याल में उनका इतना यूज नहीं होता क्योंकि उनको रैंडम मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस डिवाइस का, सेलफोन का और दीगर टेक्नोलॉजीज का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप अगर सेल्फीज लेने के शौकीन है सबा की तरह, आप सेल्फीज भी बार बार देखते हैं, आपके पास नोटिफिकेशंस आते जाते हैं कि कितने लोगों ने आपको लाइक किया है। वैसे अगर बात की जाए सेल्फीज की तो सबा बहुत ज्यादा सेल्फीज लेती हैं। आज उन्होंने माशाल्लाह बहुत सब्ज रंग का कलर पहना है क्योंकि समर्स आ चुके हैं और ब्राइट कलर पहनने का इस वक्त रुझान भी बहुत बढ़ गया है। तो अच्छे अच्छे कलर्स पहन रही हैं सबा आजकल, आप देख भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल जनाब, क्योंकि समर आ चुके हैं और ट्रू समर कलर इन है और फैशन के हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि कौन से कलर इन है और कौन सा फैशन में जो है वो स्टाइल इन है। तो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब हम बराह रास्त चलेंगे अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। कसूर में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर अदलिया मुखालिफ नारे लगाने का मामला, लीगी MNA और MPA ने कारकुनान समेत गिरफ्तारी दे दी। तहसील काउंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी धर लिए गए। कराची में रेप के बाद नन्नी राबिया के कत्ल पर अवाम सड़कों पर आए। वज़ीर दाखिला ने एहतजाज PTI स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। बच्ची के कत्ल पर सिंध असेंबली में PP रुकन नादिर मक्सी का पारा भी हाई। और सऊदी अरब में तब्दीली आ गई, सिनेमा खुल गए। हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर की पहली नुमाइश, शायकीन उमड़ आए, हुकूमती अरकान की भी शिरकत। चलिए जनाब, तो टॉप स्टोरीज तो आपने जान ली, अब देख लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। चलिए जनाब, ओवेस आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर मैं मेन लीड स्टार्ट करूं? जैसे आप कहें, अप टू यू, मैं चाय पी। चलें, एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और हमेशा की तरह एक्सप्रेस मेरा फेवरेट अखबार है क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी खबरें इसमें होती हैं। लीड इसमें आज इमरान खान के हवाले से लगी है और उन्होंने 20 अरकान असम्बली को नोटिस जारी किया है, शो कॉज, और उनके नाम भी जारी कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात अगर आपको बताएं तो उन्होंने ये कहा है कि वोट का असल तकद्दुस हम कर रहे हैं, आम इलेक्शन में टिकट नहीं बिकने दूंगा। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से फैसला नहीं आ सकेगा। जनूबी पंजाब सूबे की भी साथ उन्होंने हिमायत कर दी है। कल उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि जो सेनेट इलेक्शन के अंदर उनके अरकान बिके हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया था,
कल उनका उन्होंने अमली मुजाहरा किया है। 20 अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। और उन्होंने ये भी तफसीलात बताई कि किस अरकान असम्बली को कितने पैसे ऑफर किए गए और उन्होंने कितने पैसे वसूल किए। चले जी, ये तो आपने हमें मेन लीड बताई। अच्छा, अगर जंग की मेन लीड के हवाले से मैं डिस्कस करूं तो जंग की मेन लीड आज इतनी ज़्यादा हैं और सारी ही ऐसी लीड्स हैं जो बताने वाली लीड्स हैं। तो मैं पहले शॉर्ट लीड्स जो है वो आपको बताती हूँ, क्योंकि मेन लीड जो है वो डेफिनेटली PTI अरकान के हवाले से यहाँ पर पब्लिश की गई है। और अगर मैं आपको शॉर्ट न्यूज़ बताऊँ तो वो ये है कि वज़ीर आज़म लंदन पहुँच गए, दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली शिरकत करेंगे। और अगर बात की जाए नवाज शरीफ के हवाले से तो वो भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और यही कहा जा रहा है कि कुलसूम नवाज जो हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिस वजह से उन्हें जाना पड़ा है। अब देखना यह है कि जो समाते हैं उनका क्या सिलसिला चलता है और आगे मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। बिजली के हवाले से भी मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उसके हवाले से भी इस खबर को लीड का हिस्सा बनाया गया है। और अगर ओवरऑल बात की जाए अब PTI के हवाले से, जिनके हवाले से तनकीद भी बहुत हो रही है और निगरान सेटअप के मामले पर हमने देखा कि कल भी किस तरीके से खुर्शीद शाह के हवाले से बयान सामने आए कि उनको सख्ता हो गया और परेशान हो गए कि कैसे PTI ने खुद ही अकेले इतना बड़ा जो है वो सेटअप सिलेक्ट कर लिया या नाम सिलेक्ट कर लिया। तो इस हवाले से अगर बात की जाए और ओवरऑल PTI के हवाले से बात की जाए तो जो सियासी तज्जिया और तबसरे और रिपोर्ट्स जो है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और उसके हवाले से मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि PTI की सियासत के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर MQM कमज़ोर पड़ी कराची में और MQM के 2-3 जितने भी धड़े बने अब जो भी एग्जिस्टेंस है उसकी, उससे PTI ने कुछ खास फ़ायदा नहीं उठाया। क्योंकि अगर PTI के हवाले से कहा जाए तो इससे पहले PTI की जानिब से बहुत दफ़ा ये बात की गई थी ओवैस कि जी कराची में आ रहे हैं, कराची में फोकस करेंगे। और यही वजह थी कि जो नाज बलोच थी उन्होंने PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था जी खान साहब का फोकस कराची में बहुत कम है। तो अब अगर देखा जाए ओवरऑल तो MQM की इस कमजोरी की वजह से जो MQM के 2 धड़े बने उसके बावजूद भी PTI कराची में इतना फोकस नहीं कर सकी। कचरे का मसला था, दीगर मसाइल थे, ना इन्होंने यहाँ पर आकर कोई खास कैंपेनिंग की और ना यहाँ पर लोगों के मसाइल जो है वो दूर करने की कोशिश की। तो PTI के हवाले से यही कहा जा रहा है कि PTI का जो फोकस है वो ओवरऑल KP में है, पंजाब में है, लेकिन कराची की सियासत में तब्दीली लाने के लिए अब PTI को खास किरदार अदा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त पंजाब में फोकस कर रही है या फिर वो अपने उन इलाकों में फोकस कर रहे हैं जो उनके खास इलाके हैं, जैसे कि लाड़काना हो गया या इंटीरियर सिंध हो गया। क्योंकि कराची का जो हाल चल रहा है इस वक्त, कराची को ओन करने के लिए फिलहाल कोई भी नहीं सामने नहीं आ रहा है। बाकी दावे तो जरूर किए जा रहे हैं। ऐसा सुनहरी मौका PTI ने जाया कर दिया, जो कि पिछले 2013 के इलेक्शन की बात की जाए तो बहुत ज्यादा उनको वोट यहाँ से मिले थे। हालांकि उनकी कैंपेन भी इतनी अच्छी नहीं थी ग्राउंड के ऊपर, बाकी पार्टियों की कैंपेन बहुत अच्छी रही थी, उसके बावजूद लोगों ने उनको वोट दिया। लेकिन अब इस बार जब इतना ज्यादा यहाँ पर क्राइसिस मौजूद था, MQM का स्पेस था, लेकिन वो कंसीड नहीं कर पाए। हालांकि खान साहब ने पिछले महीनों में कुछ दौरे भी यहाँ पर लगातार किए और उन्होंने कहा कि मैं कराची से इलेक्शन भी लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद अचानक से ठंड प्रोग्राम हो गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो उसको कैश नहीं कर पाए। और अब देखना ये कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में इनकी जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि अब तो निगरान सेटअप भी आ रहा है। और अगर नून लीग के हवाले से बात की जाए तो नून लीग के हवाले से लोग यही कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो एक के बाद एक मसाइल का शिकार होती जा रही है। अगर देखें तो अदलिया भी बहुत ज़्यादा मुतारिक है और वो खामियां और वो तमाम चीज़ें, वो लैक्स जिनके ऊपर नून लीग ने नज़र नहीं डाली, वो तमाम चीज़ें जिनका नून लीग ने ख्याल नहीं किया, अब अदलिया जो है वो नोटिस दिलाती है और उसके बाद फिर वो काम सर अंजाम होता है। अब देखते हैं कि खादिम आला जो है वो पार्टी सरबराह है और वो अपनी सरबराही में अब क्या चेंजेस लेकर आते हैं। और अगर बात की जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर की तो वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं और उनका यही कहना है कि जी जो काम नून लीग ने किया है तो वो काम तो कोई और कर ही नहीं सका। हम CPAC ले आए, हम तरक्याती मंसूबे ले आए, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है इतने भी तरक्याती मंसूबे हैं, अगर वो मिडिल में रह जाते हैं, बीच में रह जाते हैं, तो इन्हें कंपाइल कौन करेगा? क्या अगली आने वाली हुकूमत इन्हें कंपाइल करेगी या फिर ये तरक्याती मंसूबे ऐसे ही बीच में रह जाएंगे? इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं और उसके लिए हमारे नुमाइंदेगान जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम लाहौर का और लाहौर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक खान और उनसे जानते हैं कि आज लाहौर में कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। तारिक खान गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग आज अगर हम लाहौर में देखें तो क्रिकेट जो है वो सर चढ़कर बोल रही है और आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए
पाकिस्तानी टीम का जो तरबियती कैंप वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है। फ़ख्रुज़्ज़मान जो क्रिकेटर हैं वो आज मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और 23 तारीख को ये टीम जो है वो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर रवाना होगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो करेंगे और इसके साथ साथ आज उन्होंने अपने काउंसलर्स और यहाँ जो नाज़मीन जो उनके सिलेक्टेड हैं वो उनसे मुलाकात है, उनसे खिताब करेंगे और कुछ दीगर एक्टिविटीज़ के साथ वो लाहौर में सियासी एक्टिविटीज़ करेंगे। इसके साथ साथ आज 2 एहतजाज जो हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। एक जो वापडा के मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, असातिज़ा जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ आज जो है ख़ास तौर पे अगर जो उसी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ख़ास तौर पे साने मॉडल टाउन के हवाले से उसकी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत है वो जारी है। कल जो DIG हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तफसीलात से आ रहे थे। NCA के हवाले से उन्होंने बताया जहां पर इस वक्त ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। हमारे कौमी क्रिकेटर्स का फखर जमान पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। बड़ी जबरदस्त बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये तो खेलों की कुछ बात हो गई और मुख्तलिफ शहरों का रुख भी हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे एडिटोरियल के हवाले से, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? अब इलेक्शन क्योंकि करीब आ रहे हैं तो गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं सियासतदानों की जानिब से, आवाम को तोहफे भी दिए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्शन कुछ करीब आएंगे ना तो वाटर कूलर, जनरेटर और इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो फ्री मिल रही होंगी कि जी फ़ायदा उठा लें। बिजली तो हम दे नहीं सकते, इसी तरह ट्रांसपोर्ट तो हम ठीक कर नहीं सकते, इतने लाख लोग इस शहर में रहते हैं, लेकिन बसें सिर्फ 10 दी हैं हमने। देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन ये कि ये जो 10 साल की परफॉर्मेंस के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर कराची के जो बासी हैं उनको 10 बसें देना जो है वो एक मजाक है। देखें सबा, इस बारे में पहले ही पीपल्स पार्टी बहुत दावे कर चुकी है। अगर हम कंपैरिजन कर लें पंजाब का, लाहौर का और कराची का, तो कहीं भी नहीं ठहरता कराची इस हवाले से। ट्रांसपोर्ट का लेवल ले लें आप, ट्रांसपोर्ट का देख लें, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। कराची में अब ये 10 बसें क्या कर लेंगी? आपने हज़ारों बसेस का वादा किया था, पीपल्स बस सर्विस के नाम से ये 10 बसेस दे दी गई हैं। उसके बाद आप कराची के रोडों का हाल देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है ना बिल्कुल बैटर्ड है। उसमें ये बसें चलना भी महाल होंगी। मैं यही सोच रही थी ये बसें कैसे चलेंगी नफीस साहब, मतलब किस तरह चलेंगी? रोड्स तो यहाँ पे इतने प्रॉपर है नहीं, मतलब एक नॉर्मल गाड़ी जो है वो खतरे से 2-4 हो जाती है। ये जो आपने जो पहले बात की ना इलेक्शन से पहले तोहफे, तो मैं यही समझता हूँ कि ये इलेक्शन की कोई गिमिक है, कोई तोहफा है। और इतने लोग और 10 कुछ ना करने से ये है कि एंड में आपको कोई फेस सेविंग रहेगा कि यार हमने देखें अभी हाल 10 बसें दी थी हमने भाई। लेकिन एक इसमें पहलू ये भी है, इलेक्शन कमीशन ने तो पाबंदी लगाई हुई तरक्याती कामों के ऊपर इलेक्शन से पहले। तो ये 10 बसें देना क्या ब्राइबरी नहीं है? कह सकते हैं आप। देखें कोशिश उन्होंने कहा ये पहले का प्रोजेक्ट है, पहले का वही कह रहे हैं, पहले का प्रोजेक्ट है। खुर्शीद शाह साहब ने भी बड़ा ज़्यादा इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि तो अनप्रेसिडेंटेड जो बैन है जो उन्होंने लगाया है पब्लिक सर्वेंट्स की तैनाती के हवाले से और फंडिंग के हवाले से, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करे इस बैन को और इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए उसके बाद लाए, क्योंकि इस वक्त जो है ये एक बिल्कुल नाजायज़ फैसला है इलेक्शन कमीशन का। उन पीपल्स पार्टी के तो ये अप्रीहेंशन है, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन बहरहाल ये कराची वालों के साथ मजाक, इसका मतलब है आप समझते ही नहीं हैं और आपको तदारुक ही नहीं है कि शहर के मसाइल क्या हैं। हमारे पास अभी हम कल भी कितना बड़ा हमने डिस्कशन किया है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोड का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है। मेरे घर पे 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, 4 घंटे होने लग गई। मुझे इलेक्ट्रिक वालों ने हमारा प्रोग्राम देख लिया। मुझे भी कहा गया कि नफीस भाई आपने क्या प्रोग्राम किया, हमारे घर की तो हमारे यहाँ तो लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। मैंने कहा भाई हम तो हाईलाइट ही कर सकते हैं इशूज, सॉल्व करना, रिजॉल्व करना तो इदारों का काम है, गवर्नमेंट का काम है। आते हैं एडिटोरियल पे। एक बड़ा अच्छा फैसला किया एडिटोरियल, पहले से ये डिस्कस करना ज़रूरी है सबा। एक जिसे कहते हैं ना रिवायत से हट के फैसला किया है। PTI को हम बड़ा ब्लेम भी देते रहते हैं, हम उनके बारे में बातें भी करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे काम है वो बहरहाल उसकी तायद करनी चाहिए, उसकी पज़ीराई होनी चाहिए। इमरान खान ने अपने 20 जो जिसे कहते हैं ना जिन्होंने वोट बेचे थे अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली, उनके खिलाफ एक्शन लिया है। एक रिपोर्ट पेश की गई है। 1 अरब 20 करोड़ रुपया चला है जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है सिर्फ PTI के ही मेम्बरान खरीदने के लिए, बाकी पार्टियों को तो आप जिक्र ही छोड़ दें। इसमें जब तहकीकात हुई है तो उसमें नगीना और नरगिस और 5 खवातीन ये तो जितने भी नगीने थे वो सारे के सारे वो कोयले बन गए। उन्होंने पैसे लिए और अपने ज़मीर, और अभी देखें मैं अभी भी कह रहा हूँ मुबैना तौर पर, अब तक
इमरान खान ने भी चांस दिया, उन्हें शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। हाँ। अगर प्रूव हो जाता है, उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूफ कर दी तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, को रेफर कर देंगे। बहुत अच्छा इकदाम है, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब कल पहले भी कहते रहे कि 30-40 साल से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, किसी ने हिम्मत नहीं की, हमने हिम्मत की, इलेक्शन से इतना पहले आके ऐसा इकदाम कर दिया। लोग तो हमें स्टूपिड भी कह रहे हैं, लेकिन एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है, अपोजिशन बहुत अच्छी कर, अपोजिशन अच्छी करें, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट नुकता उसमें ये नजर आ रहा है कि उन्होंने अभी शो कॉज नोटिस जारी किया है और पहले से नाम भी जारी कर दिए। अभी वो चीज साबित होनी है, शो कॉज नोटिस का वो जवाब देंगे, और अगर वो जवाब ना दें तो फिर नैब के अंदर मामला जाएगा। पहले से नाम दे देना मीडिया ट्रायल नहीं होगा क्या? इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ फैसले बड़े जज्बाती अंदाज में कर लेते हैं, और ये भी ऐसा है। एक तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि चाहे इस फैसले से मेरी पार्टी को कितना भी नुकसान हो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने एक और बात भी की कि वो पार्टी जो हमारी तकलीद नहीं करेंगी, एक्शन नहीं लेंगी, मैं उनके भी नाम बताऊंगा। तो ये बात आपकी सही है कि पहले इंक्वायरी हो जाती, जब कंफर्म हो जाता, क्योंकि अब देखिए उनको बदनाम तो हो गया, अगर आपने उनके नाम दे दिए, मीडिया ने उनकी तस्वीर चला दी है, अब उनमें से 20 में से अगर 2-3 भी इनोसेंस निकल आते हैं सवा, तो उनका डैमेज तो हो गया ना, उनकी पर्सनैलिटी का, उनका इमेज तो टैटेड हो गया। और उसके अलावा एक और हम यहाँ पर पहलू, दैट्स व्हाई लोग उनके बारे में ये कहते हैं खान साहब के बारे में कि खान साहब जो है प्रॉपर पर्टिकुलर पॉलिटिशियन नहीं है, वो जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उनको बस वो कहते हैं बस ऐसे ही है। मैंने खुद अमजद अफरीदी साहब से बात की, मैंने कहा सर क्या हो रहा है? उन्होंने कह लेंगे भाई मुझे तो पहले ही निकाल दिया गया था, इमरान खान तो इल्ज़ाम खान है। उन्होंने मुझे, मैंने कहा था, और वो सब ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन्होंने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, और ज़्यादातर जो हमने बात की है वो कहते हैं कि परवेज़ खटक की रिकमेंडेशन पर जो ना इमरान खान ने ये फैसला लिया है। लेकिन एक जो अहम फैसला हम देख रहे हैं ना, उसमें जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर पीटीआई को ज्वाइन किया, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रंक कोर्ट जो है ना, ये जो जमातों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका कोई नजरिया नहीं। आप देखें ना, अपनी पार्टी से आपने 20 लोग निकाल दिए मुबैना करप्शन के ऊपर, फिर आप दूसरी पार्टियों को कचरा अपनी पार्टी में दोबारा से डाल लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसका नुकसान हो रहा है। उसका नुकसान आपको, शायद आपकी पार्टी को ये लोग इक़्तिदार में ले जाएं, लेकिन जमहूरियत को, मुल्क को, उसके निजाम को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसकी बात ये कि भाई नून लीग का एक नैरेटिव है कि भाई कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारा नारा बड़ा हिट हो रहा है कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, अवाम का समंदर हमारे साथ है। और पीटीआई के वाले से वो ये कहते हैं जी इमरान खान साहब दरक गिनते रहे। तो मतलब इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान ने तो यही तो कहा है, उन्होंने कहा है कि यही असल वोट का तकद्दुस है। हमने ही वोट का तकद्दुस को पावर रखा है, मतलब नजर रखा है, वोट का तहफ़्फ़ुज़ हमने किया है, क्योंकि हमने अपने ही अरकान असेंबली के खिलाफ एक्शन लिया है। पीपल्स देखें, इस वक्त इलेक्शन करीब आ रहे हैं, और हर शख्स का अपना अपना नारा होगा, लेकिन पीटीआई को इस एक्शन से अगर पार्टी की अंदरूनी सतह पर नुकसान होगा तो होगा, लेकिन इलेक्शन में कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ये फायदा लोग समझेंगे, और अभी भी मैं देख रहा हूँ, चाहे आप सोशल मीडिया देख लें या किसी ने उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि अप्रिशिएट किया है, तो ये उनको बाकायदा इलेक्शन के दौर में। और जो इमरान खान का पीटीआई से स्लोगन रहा है कि वो ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टी को हमेशा वो तरजीह देते हैं, अब उन्होंने जो 20 रुकने असेंबली जो निकाल दिए अपने, उससे ये बात कुछ जरूर तकवीयत मिल रही है कि जो ऑनेस्ट नहीं होगा उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। ये बात तो शुरू से सब कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब जो है, अगर उनके सामने कोई केस आ जाता है, कोई एलिगेशन लेके कोई आ जाता है, उनकी पार्टी का रुकन हो या जो भी उनकी पार्टी से रिलेटेड हो, वो एक्शन जरूर लेते हैं, एटलीस्ट उसके ऊपर बात जरूर करते हैं। तो जनाब, ये तो हो गई हमारे मुल्क के अंदर की सियासत और पॉलिटिक्स और सियासतदानों का तर्ज हुकूमत। अब ये बताएं कि इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया तो वही करेगा ना जो वो कर सकता है। सांप से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपका साथ देगा, वो हमेशा कहते हैं ना, डंग मारता है। एग्जैक्टली। अब मसला ये है कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की सरहद पर जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। भारत का बड़ी अस्करी क़ुव्वत होने के नाते उसका ये जहन माइंडसेट है कि वो इस खित्ते पे अपना तसल्लुत कायम करे, अपनी डोमिनेंस रखे। इस हवाले से वो पाकिस्तान को सबसे बड़ा एक जो है अपनी रुकावट समझता है, चीन और पाकिस्तान। और अब भी वो अपनी क़ुव्वत को जांचने के लिए उसने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। 72 घंटों में आपको अंदाज़ा नहीं है कि 5000 से ज़ायद भारतीय लड़ाका तैयारों ने परवाज़ें की हैं हमारी सरहद के करीब, और वो हमारी क़ुव्वत भी जांचना चाहते हैं या हमें थ्रेट करना चाहते हैं। हम इन एक्सरसाइज में देखें, भारत ने अपने उन लोगों से भी असला लिया जिनसे उसका ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अमेरिका को ले लें, अभी स्वीडन से मायदा किया। तो भारत हर तरफ से कंपाइल कर रहा है, जो है ना, एक अंबार लगा रहा है इसलिए कि ताकि वो पाकिस्तान को काउंटर कर सके, खित्ते में कोई उसके सामने खड़ा ना हो सके। ये एक इंतहाई खतरनाक तरीन जो है वो माइंडसेट है, अप्रोच है। कश्मीर का अगर मसला नहीं होता तो जो है ये खित्ता जो है वो जंगी मैदान बन जाएगा। आप देखें, ये जो एक्सरसाइजेस की गई हैं, जैसे आप बता रहे हैं,
पाकिस्तान के साथ भारत के जो ताल्लुकात हैं, दोनों पड़ोसियों के ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक ऐसी बड़ी जंगें मशक़ें करना, तो ये क्या प्रोवोकेशन नहीं है? आप पाकिस्तान को प्रोवोक नहीं कर रहे कि आप जंग की तरफ आप कर रहे हैं? आप 100% प्रोवोक कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारत को भी मालूम है कि पाकिस्तान की इसकी मशरकी और मगरबी दोनों सरहदें इस वक्त जो है वल्नरेबल है। पाकिस्तान की फौज जो है वो फैली हुई है। अपने घर में भी हमारे यहाँ खाने जंगी की थोड़ी सी कैफियत रही है, बहुत फौज ने काम किया है दहशतगर्दी की। लेकिन अभी आप देख लें, हमले अभी भी हो जाते हैं, तो फौज को हर तरफ से इस चैलेंज का सामना है, इसका फायदा उठा रहा है भारत। और लेकिन ये जो है ना खित्ते के लिए, और आलमी बरादरी क्या कर रही है, वो सिर्फ अपना असलहा बेच रही है। आलमी बरादरी तो सिर्फ असला बेचने की दौड़ में लगी हुई है। अगर अमेरिका की आप बात करें या दीगर ममालिक के हवाले से बात करें, तो उनको सिर्फ अपने मुफादात सबसे पहले अजीज हैं, उसके बाद वो बात करते हैं इंसानियत की, ह्यूमैनिटी के हवाले से। अगर भारत की बात आपने की कि जी प्रोवोक करना चाहते हैं वो, तो ये आज से नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा से करते हैं। आपके मुल्क के अंदर कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी होने जाती है, आप देखें लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला निकल आता है, कोई ना कोई मसला फौरन LOC के ऊपर आप देखें कि हमारी शहरी आबादियों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल का मसला ना निकाले तो अपने ही मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ इस तरह का रवैया रखना शुरू कर देते हैं कि किसी को मुल्क बदर करने का हुक्म देते हैं, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं उन पर पाबंदी लगाते हैं, वहाँ मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मोदी साहब की टैक्टिक्स हैं, जिसके बारे में बहुत दफा बात भी कर चुके हैं कि उनको अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब करना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और यही देखें, भारत के आपने देखा कि एक्सरसाइज से पहले खुद अफगानिस्तान की तरफ से फायर हुआ, हमारे 2 FC के जवान जो शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई और रेस्ट्रेन किया। और न सिर्फ ये बल्कि मद्देनजर रखा अफगान शहरी आबादी को भी, और एक फायर नहीं किया रिटेलिएशन के तौर पर हमने। इससे क्या फायदा हुआ कि इससे वहां पर जो है ना एक जो कैफियत थी, एक इंशताल अंगेजी की कैफियत, वो खत्म हो गई और भारत को मौका नहीं मिला। अगर देखें अफगान और पाकिस्तान फायर भी एक्सचेंज करते दोनों, तो यहाँ से भी हम इंगेज हुए थे और भारत की वेस्टर्न बॉर्डर से भी हम इंगेज हो चुके होते। तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है जो भारत चाह रहा है। भारत जो आपकी बात करी ना प्रोवोक करना, भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान किस तरह प्रोवोक हो। और जो कश्मीर के मामले पे हम बार-बार अभी ये बच्ची का केस उठाया, भारत बदनाम हुआ, इसको डाइवर्ट करने की कोशिश। जी ये अच्छा नफीस भाई, अभी रिसेंटली आपको पता है कि सिख बरादरी अपना मजहबी त्यौहार मनाने के लिए पाकिस्तान आई बड़ी तादाद में, और पाकिस्तान ने हमेशा की तरह उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, इस्तकबाल किया। लेकिन अभी एक कंट्रोवर्सी ये भारत पैदा कर रहा है, भारतीय मीडिया में खास तौर पर ये बात हो रही है कि सिख यात्रियों को यहाँ पे प्रोवोक करने की कोशिश की गई। आपको पता है कि इंडिया के अंदर खालिस्तान तहरीक चल रही है, तो उस हवाले से ये इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। की जानिब से खुद एडमिट किया जाता है कि पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त मेजबानी की है और पाकिस्तान में बड़ा प्यार मिला है यहाँ पे आके लोगों ने। लेकिन इस वक्त प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सिख यात्री जो यहाँ पर आए थे, भारतीय हाई कमीशन से उन्हें मिलने नहीं दिया गया और पाकिस्तान का उसमें किरदार रहा है। सिख यात्रियों के अगर आप खुद हमने मौक़िफ़ देख लेना तो वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थकते, जिस तरह मेहमान नवाजी पाकिस्तान करता है। भारत का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आप देख लें कि खुद हमारे कौंसलर के साथ, हमारे सिफारतकारों के साथ भारत खुद क्या कर रहा है। सिख यात्री को तो दूर की बात है ना, वो तो एक दूसरी कौम के लोग आए हमारे यहाँ, जो हमारे सिफारती इनको सस्ना हासिल, उनके साथ भारत खुद क्या कर रहा है। तो ये तो भारत जो है अपनी बयानबाजी इल्जामात से जो क्यों यहाँ पर याद आ रहा है कि हमारा तो कबूतर भी चला जाए तो वो पकड़ के कहते हैं कि ये जासूस है। कबूतर भी जासूस है, अपना कुलभूषण भी नेवी ऑफिसर है, वो शहरी आम शहरी, उसे भी वो नहीं करते। अच्छा इसी ये जो अभी यहाँ पे जो सिख यात्री आए थे उसमें एक अच्छी खबर ये आई है, कल की खबर है कि एक खातून है जो यहाँ पर आई हैं मजहबी त्यौहार के सिलसिले में आई थी और अब वो वापस नहीं जाना चाहती हैं पाकिस्तान। हो गई हैं हमारे कल्चर से, हमारे मोहब्बत से, हमारे नौजवान से शादी कर ली। ये बात सही कह रहे हैं। अब देखें ना ये क्या है, ये साबित है ये पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी। सिर्फ सिख यात्रियों की बात नहीं, आपने बहुत अच्छा ये सब छोड़ा। देखें जो भी बैरून मुल्क से लोग आते हैं, मैंने एक जर्मन फैमिली के बारे में मैं पढ़ रहा था जो इस्लामाबाद आए और सब तकरीबन 20-25 साल हो गए वो यहीं के रह गए। उन्होंने घर बच्चे उनके यहाँ हो गए, उन्होंने कहा हमें जाना ही नहीं है अपने घर। तो ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, जो बेहतर इमेज है। कैनेडियन जोड़ा था जिसको पकड़ के दिया था कनाडा को वापस, उसने कितनी तारीफ की थी, उन्होंने कितनी ज्यादा। और अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर वो इस तरह की हॉस्पिटल्स में रखते, इतने सारे उसमें होता, तो उनके तो बच्चों ने यहाँ जन्म लिया, एक्टिविटी में उनके बच्चे पैदा हुए, तो इसका मतलब है आपकी ख्याल किया जा रहा था तो ये हुआ ना, वरना तो लोग तो मर जाते हैं कैप्टिविटी में भाई, आम उसमें। तो आपकी ये पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का तो दुनिया मोतरफ है, भारत को कहने दीजिए। बिल्कुल भारत को कहने दीजिए। हम तो बस यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और नफीस नईम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से, क्योंकि सियासत के हवाले से, सफारतकारी के हवाले से बहुत बात हो गई, और सेहत में भी अगर हम बात करें तो बच्चों की खास तौर पर सेहत पे आजकल किन चीज़ों से मनफी असरात पड़ रहे हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा अमल दखल शामिल हो चुका है। तो इसी हवाले से मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। सर अगर देखा जाए कि आजकल डिजिटल चीज़ें जो हैं या डिजिटल गैजेट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा बहुतात आ गई है, बच्चों में ख़ास तौर पर ये रुझान बढ़ गया है कि उन्हें टैबलेट चाहिए, उन्हें मोबाइल चाहिए और उसमें वो हर वक्त लगे रहते हैं। बच्चों के ऊपर इसका कितना मनफी असर पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो फ़ायदेमंद चीज़ भी हो, अगर उसका इस्तेमाल एतदाल से ज़्यादा बढ़ जाए तो नुकसानदेह हो जाएगी। जो चीज़ आपकी सेहत के लिए बेहतर है वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। अगर कुरान पाक कहता है कलौंजी में बहुत फ़ायदा है, एक किलो कलौंजी अगर मैं रोज़ खा लूँगा तो मेरे ख्याल में मेरे लिए हलाकत का बाइस होगी। तो इसीलिए एतदाल सबसे बड़ी चीज़ है ना। 2 सजदों से 1 रकात बनती है, 3 सजदों पे बातिल हो जाएगी वो, हालांकि मैंने सजदा भी किया और नमाज भी की। तो पहला उसूल तो ये है कि एतदाल में आगे बढ़ के कोई भी चीज़ आगे बढ़े तो वो नुकसानदेह है। दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी चीज़ के अंदर कुछ बहुत छोटा सा फ़ायदा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जब हमें किसी चीज़ का कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो और बहुत ज़्यादा नुकसान हो तो फिर हमें उसके अंदर क्या करना चाहिए, उसको मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदा बहुत कम है। तो ऐसी चीज़ का ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका मुतबादिल तलाश करना चाहिए। ये जो अजाब हमारे ऊपर आया है, मैं तो इसको ये जो टेक्नोलॉजी कभी भी अजाब नहीं होता, इस्तेमाल क्योंकि हमें बगैर सिखाए, बगैर मॉनिटर किए, बगैर प्रिपेयर किए जब कोई चीज़ दे दी जाए ना, हमारे अनफॉर्चुनेटली तेज़ाब की जो बोतल है उसको 6-7 तालों में बंद करके रखा जाता है कि कहीं बच्चा इसको ना उठा ले, क्योंकि इससे नुकसान हो जाएगा। राइट, छुरी और चाकू को आप बंद करके रखेंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी हलाकत की चीज़ बगैर किसी मॉनिटरिंग के, बगैर किसी जो है वो नुकसान को देखते हुए बच्चे के हाथ के अंदर आप जो है वो दे देते हैं। फिर उसका इस्तेमाल की जब हद है, आज जो सर्वे हो रहा है इवन हमारे पाकिस्तान के अंदर 7 से 8 घंटे गैजेट का एक्सपोजर एक बच्चे के ऊपर। आप अंदाज़ा करें जिस बच्चे को अभी बहुत सारे मराहिल अपने तय करने हैं, जिस्मानी सेहत के, समाजी सेहत के, इखलाकी सेहत के, किरदार के, यानी सारे वो जो बायो साइको सोशल डेवलपमेंट उसकी होनी है, आसाबी मजबूती पे, उस सारा काम के ऊपर छोड़ के उसके 8 घंटे ज़ाया एक चीज़ के ऊपर किए गए। तो अगर आप कहेंगे कि इसके नुकसानात में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसके नुकसानात खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल आपने कहा कि आप एतदाल से बाहर आ जाएं तो इस तरह के नुकसानात होते हैं, लेकिन अब इशू ये है कि जो गैजेट है, सेल फोन है, टैबलेट्स हैं, इनके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि गेम्स भी आपको मिल रहे हैं, आप वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके अपनी पसंद का कोई गेम भी खेल सकते हैं, फैशन भी आपके पास है, वहाँ पर आप जो चाहते हैं उस चीज़ के लिए आपको एक्सेस है। तो जब ह्यूज अट्रैक्शन के साथ एक पैकेज आपको मिला हुआ है तो उसमें फिर लोगों को 7-8 घंटे, स्पेशली जो बच्चे हैं उनको तो ऐसा लगता है कि शायद वो उनको सोते हुए भी जब वो सुबह उठें तो उनको फौरन से ऐप ऑन कर लेनी चाहिए और सेल फोन साथ होना चाहिए। देखिए ये सिखाया किसने? एक बच्चे को माँ की ज़रूरत थी, माँ की तवज्जो की ज़रूरत थी। बच्चे ने क्या किया, माँ ने क्या किया, अपने आराम के खातिर उसको सेल फोन में पकड़ा दिया। तो जब वो उसको बच्चे को माँ से ज़्यादा उस गैजेट में एक तो दिलचस्पी होगी और माँ खुद कह रही है कि मेरे से ज्यादा तुम इसके साथ वक्त गुजार लो, तो फिर बच्चा जाहिर उसी को फिर जाएगा ना। देखिए 5 वास हमें अल्लाह ताला ने दिए और एक उसकी एक तरतीब भी दी है। पहले मेरा हाथ से खाना पकड़ना है, उसके बाद मेरी आंखें हैं जिसके मुझे देखना भी चाहिए, नीचे नाक है कि बगैर ऐसी कोई चीज मेरे मुंह में ना चली जाए, और उसके बाद जो अंदर ग्राइंडिंग है इसकी सेल्फ टॉक है, और फिर ये मेरे मैदे का निजाम चलता है, तब ये ग़िज़ा हजम होती है, तब इसके मेरे जिस्मानी फवायद होते हैं। जिस वक्त मैं इसका मतलब ये है कि मेरे ये 5 हवास इस वक्त काम नहीं कर रहे हैं, जब मेरी वो ग़िज़ा हजम ही नहीं हो रही तो मेरा जिस मैदे का निज़ाम सही चल नहीं रहा। जब वो सही चल नहीं रहा तो मेरी जिस्मानी नशोनुमा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। मैं बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, वजन बढ़ने का जो है वो शिकार हो रहे हैं, हद से ज़्यादा कमज़ोर या पतले हो रहे हैं। अब क्योंकि उसको इस ग़िज़ा को हजम करने के लिए हिलना जुलना था, जिसके लिए उसको बाहर जाना था, वो भी जो है वो नहीं जा रहा। नज़र मेरी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इतनी ना मैं रेडिएशन ले सकता हूँ, तापकारी ले सकता हूँ, ना मैं इतनी रोशनी ले सकता हूँ, ना मैं इतनी ब्राइटनेस ले सकता हूँ। अगर जिस्मानी सेहत के ऊपर भी ये बहुत सारे पहलू है ना, जिस्मानी सेहत है, जहनी सेहत है, आसाबी सेहत है, इखलाकी सेहत है, ये सारी सेहतें है ना।
अगर एक एक पहलू के ऊपर आप ये देखें, अगर कहें कि जी इसमें अट्रैक्शन बहुत है, तो बेटा अट्रैक्शन तो सिगरेट में भी बहुत अच्छी है, हीरोइन में भी बहुत अच्छी है, नशे में तो दे दूं। सुपरविजन की बहुत जरूरत है। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की भी बड़ी जरूरत है ना, कि आपने एक ऐसा पैकेज दे दिया जिसके अंदर आपका बच्चा जो है वो बहुत खुश है, यूथ जो है वो लगी हुई है उसके अंदर और उसको सारी चीजें वहां से मिल रही हैं। लेकिन एतदाल की जहां तक आपने बात की कि जी ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन चीज है कि आपके पास है, आपका एक्सेस है, लेकिन अब इसको एक तो बैलेंस कैसे करें, और दूसरा ये कि ये जब से गैजेट्स आए तो यूजुअली हर कोई गूगल से सारी चीजें ढूंढ लेता है। आपको कोई प्रोनाउंसिएशन चाहिए, आप गूगल की तरफ बढ़ जाएंगे, आपको कोई साइंटिस्ट का नाम जानना है, आपको कोई हिस्ट्री जाननी है, गूगल। किताबों की जो अहमियत है ना वो बिल्कुल मान पड़ती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो गूगल के साथ हुआ है वो ये कि ऑथेंटिसिटी कहाँ जाएगी। मैं अगर आज एक बात जो कह रहा हूँ, ये जितनी बातें आप मैं कह रहा हूँ, ये सब शाम को गूगल पे आ जाएंगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा होगा, राइट। इसका मतलब है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, वो सब गूगल है, राइट, ठीक है, वो सब गूगल है ना। तो गूगल जो है ना सर्च इंजन है, रिसर्च इंजन नहीं है। Exactly, ये सर्च इंजन है, ये रिसर्च इंजन नहीं है। उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कोई आदमी चाहिए होगा, उसको ऑथेंटिसिटी बताने के लिए माँ बाप चाहिए होंगे, टीचर चाहिए होगा, उस्ताद चाहिए होगा, बड़ा भाई चाहिए होगा, साहिब अकल चाहिए होगा, जो बताएगा कि बेटा ये जो आपने बात गूगल पे पढ़ी है ये सही नहीं है। आपको मालूम है कि आपके गेम्स के अंदर मुसलमान को टेररिस्ट बना के दिखाया जाता है और बच्चा खेल रहा है। आपको ये मालूम है कि बच्चे अब को मदद के लिए अल्लाह को नहीं पुकारता होता और भगवान को पुकारता है, आपको मालूम है? ये कौन बताएगा? ये वो इंस्टॉलेशन है जो बच्चे के अंदर हो रही है। ये जो टेररिज्म, ये जो हाइपर एक्टिविटी, ये जो चीजें बढ़ रही हैं अनफिल्टर्ड है, टोटल अनफिल्टर्ड है। मैंने कहा ना, जहनी सेहत बर्बाद हो रही है, जिस्मानी सेहत बर्बाद हो रही है, इखलाकियात। इन बच्चे को लड़ना चाहिए दूसरे बच्चे के साथ, तभी तो पता लगेगा सर्वाइव कैसे करेंगे। अगर हम आसाबी तौर पे मजबूत नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये कब होंगे जब वो जाएगा, किसी को मारेगा, किसी से पिटेगा, किसी से चीज छीनेगा, किसी से, फिर आके पता लगेगा कि जी इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करते हैं। मौजू बिल्कुल बहुत बड़ा है और इसके जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, टाइम की शॉर्टेज है। तो हम मुख्तसरन अगर आपसे ये पूछना चाहें कि जहनी तौर पे चूँकि जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं जिनका ब्रॉटअप हो रहा होता है, उनके ऊपर कितना मनफी असर पड़ता है? जैसे कि आपने पहले कहा कि माएँ बच्चों को गैजेट्स दे देती हैं, आंखें खराब, पोस्चर खराब, हाइपर एक्टिविटी, उसके अलावा जो है वो भी इशू है। फिर जहनी तौर के ऊपर क्योंकि पैटर्न है तो वो जो क्रॉस पजलिंग है वो इस्तेमाल नहीं हो रही। इखलाकी तौर के ऊपर उसको कम्युनिकेशन नहीं आ रही। बच्चे आजकल बोल नहीं पा रहे, जो कार्टून बोलते हैं उसी को मिमिक करते हैं। स्पीच थेरेपी यानी वो डिले हो रही है। उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना नहीं आता, कि उसके अलावा तन्हाई पसंद हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं। उसके अलावा उनको बहुत सारी जो लोगों के साथ कुर्बत होनी चाहिए थी वो जो है वो दूर होनी शुरू हो रही है। यानी हम एक बेकार तरीन बच्चा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकता और अपने कमरे के अंदर बैठ के वो आहिस्ता आहिस्ता उस तबाही की तरफ जा रहा है जो अपनी सोचों में बताने वाला कोई नहीं है। और हम अपने इस माशरे को बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इशू ये है कि ये टेक्नोलॉजी और गैजेट्स इतनी ज़्यादा हमारे लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो गई हैं कि अब आप इससे दूर भी नहीं रह सकते, लेकिन आपको यूज़ करनी पड़ती है। और अगर आपके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, आपके घर में अगर यूथ है, आपके घर में अगर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और आपको देना ही पड़ रहा है, तो फिर क्या एज होती है? हाँ, यानी पहली बात तो ये है कि 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी हाल में ये। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब बात हो रही है बच्चों की जहनी सेहत के हवाले से और उसमें डिजिटल डिवाइसेस का कितना किरदार है। डॉक्टर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी बच्चों की जहनी नशोनुमा के हवाले से। फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से अगर बात की जाए तो डिजिटल डिवाइसेस जितनी हैं उसने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर कर दिया, यानी स्पोर्ट की एक्टिविटी से बहुत दूर। गेम ही नहीं खत्म होता जो जाके कहीं पे कोई और बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमें पता है कि हमारा जहन भी या हमारा दिमाग भी जब बेहतरीन पल्सेट करेगा, जब मेरे अंदर दौरान खून चलेगा, हमारे जिस्म के अंदर जितना खून है उसका 25% सिर्फ हमारे दिमाग के एक ऑर्गन को चाहिए। तो सोचे कितना कि बच्चे सजेस्टिव होते हैं। बच्चों के इस वक्त अकल डेवलप नहीं हुई है ना, मंतिक नहीं है। ये चीज वो है जो उसको जब महव कर लेती है तो आपको आइडिया नहीं है बीच में कुछ ये फ्री कहते हैं ना, यार फ्री मिल रहा है, हर चीज फ्री क्यों मिल रहा है भाई, दुनिया में क्यों फ्री दे रहे हैं? घर में पानी तो फ्री नहीं देते, इंटरनेट फ्री दे रहे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना लोगों की। उसका वजह ये कि जब हम किसी चीज में महव हो जाते हैं तो हमारा जहन सजेस्टिबिलिटी पे चला जाता है, मंतिक खत्म हो जाती है। ऐसा ही जैसे व्हाइट पेपर और आप लिख रहे हैं, उसमें जो जो उनको डालना है
एग्जैक्टली वो डाल रहे हैं, सिस्टमैटिक होता है। जो ऐसा सबलिमिनल मैसेजेस जिसको हम कहते हैं, ऐसे तरीके से डाला जा रहा है कि उनको जो आपकी किरदार साजी करनी है, जो इखलाकी तबाहकारी करनी है, अब रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए, फिल्टर चीजें होनी चाहिए, मतलब हर चीज जो कि गैजेट के अंदर है, इंटरनेट पे है, वो तमाम चीजें आप ऐसे नहीं बच्चों को दे सकते। ये तेजाब और जहर से ज्यादा नुकसानदेह है। जितनी एहतियाती तदाबीर आप अपने घर के अंदर तेजाब और उसके लिए करते हैं, उतने से ज्यादा एहतियात आपको इसलिए करनी है क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल तक की आपकी प्लानिंग अभी कर रहा है। ये वो बीज, इसमें क्या फल लगना है और उसकी क्या अमल होना है, उसकी इंस्टॉलेशंस आज हो रही है। तो आप जरा अंदाजा करें कि आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल के माँ बाप के लिए बच्चा पैदा करना आसान नहीं है, जिस्मानी तौर पर आसान है, लेकिन पालना, उसकी मॉनिटरिंग करना, पहले जब पल जाते थे इससे निकले, इस बार प्रायोरिटीज की बात है वो भी, मैं ये आपको कह रहा हूँ, उससे निकले के पहले कैसे पल जाते थे। आज के जो तकाजे हैं, आपको अपनी चारों आंखें जो है वो खुली रखनी है। आपके माँ बाप को मैं दोनों को कह रहा हूँ, एक आंख खोल के और एक आंख बंद करके सोना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपने बच्चे ने जो आपको दिया है और उसने अंदर ऊपर कवर किया हुआ है और अंदर वो पूरी दुनिया से कहाँ पहुंच गया है। आप जब वो खुदकुशी पे आ जाएगा, जब वो नशे के ऊपर आ जाएगा, जब वो कोई सी जुर्म की तरफ चला जाएगा, शिकार हो जाएगा, क्योंकि वो मासूम बच्चा है और आपको आइडिया ही नहीं है। और आप खुद भी, और खुदा रहा, अगर आप अपने घर में 6 घंटे मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चे को ये चाहते हैं कि वो सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करे, तो इस बेवकूफ़ी की तरफ में नहीं, आपको खुद भी उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा और फिर जो आप करते हैं वही आपके फैमिली मेंबर्स भी सीखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और वो टॉपिक है ये जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। लेकिन आई होप कि आज आपको हमारी जो गुफ्तगू है वो बहुत पसंद आई होगी। गुड मॉर्निंग आज में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।